Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, our today's topic is typhoid fever mainly. लेकिन typhoid fever is also called as enteric fever. Enteric fever basically हमारे पास ना collective term है for typhoid and paratyphoid fevers, ठीक है. सो हम बेसिकली आज के केस में डिस्कस करेंगे टाइफॉइड फीवर को, ठीक है. नाउ टाइफॉइड फीवर इज़ अ सिस्टेमिक इन्फेक्शन दैट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नेम्ड एज सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है सैल्मोनेला एंटेरिका सेरोबर टाइफी, ठीक है. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है दिस इज़ बेसिकली वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न, इसकी ट्रांसमिशन होती है इस ऑर्गेनिज्म की, या फीको ऑरल रूट के थ्रू इन्फेक्शन करवाता है, या ये जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए ह्यूमंस के अंदर रहता है, तो ह्यूमंस में ये अपना इन्फेक्शन कॉज करवाएगा, ठीक है. किस तरह से ट्रांसमिट होता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न ट्रांसमिशन होती है इसकी, एंड फीको ऑरल रूट के ज़रिए ये इसकी इन्फेक्शन होती है, ठीक है. अब हमारे पास वेयरएज जो पैराटाइफॉइड फीवर है इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नेम्ड एज सैल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है, जिसमें ABC आ जाती है फिर. अब सैल्मोनेला पैराटाइफी का पूरा नाम है सैल्मोनेला एंटेरिका सेरोवर पैराटाइफी, ठीक है. अब पैराटाइफॉइड इज़ लेस कॉमन, ठीक है, एंड टिपिकली लेस वेयर देन टाइफॉइड, ठीक है. टाइफॉइड कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू एक्सेस टू क्लीन वाटर, ठीक है, या बाय इम्प्रूविंग द सैनिटेशन और हाइजीन का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक रखा जाए तो टाइफॉइड को प्रिवेंट किया जा सकता है. ऑब्वियसली जब वैक्सीन हम लगवाएंगे तो उसकी वजह से भी प्रिवेंशन होती है, ठीक है. अब इस पिक्चर में आप देखें तो आपको पता चल रहा है टाइफॉइड फीवर का एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी है. ये किस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है? बेसिकली ये रेनी सीजन में आपको ज़्यादा नज़र आएगा, एंड इट कंटामिनेट्स द फूड एंड वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से फीको ऑरल रूट के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन भी है, ठीक है. अब होस्ट इसका क्या है? ह्यूमन बींग इज़ द होस्ट, ठीक है. दिस इज़ द बैक्टीरिया दैट ओनली लिव्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है. एंड हाइस्ट इंसिडेंस जो है टाइफॉइड फीवर का दैट इज़ इन 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है. अब कॉजेज़ में हम देख लेते हैं. इट इज़ कॉज जैसे मैंने आपको बताया बस सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, और इसकी फैमिली है एंटीरोबैक्टीरियाceae, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है ये, और ये बेस्ट ग्रो करता है एट 37 डिग्रीज़, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस. ट्रांसमिशन इसका वही फीको ऑरल रूट से है, और या फिर अगर पेशेंट का क्लोज कॉन्टैक्ट है विद पेशेंट्स या विद कैरियर्स, या इफ़ द पेशेंट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, या फ्लाइज एंड कॉकरोचेस वाला खाना खा लिए, तो उसकी वजह से भी एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड फीवर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. अब हमारे पास मैंने आपको जैसे बताया कि फीकल ऑरल रूट से इसकी ट्रांसमिशन है, ठीक है. लैक ऑफ प्रॉपर हैंड वॉशिंग की वजह से हो सकता है. इट कैन स्प्रेड टू लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो टू कॉज सिस्टेमिक डिजीजेस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अब ये देखें कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जो है ये पेशेंट इंजेस्ट कर रहा है, बर्गर खा रहा है, कंटेमिनेटेड बर्गर, ठीक है. देन इसकी वजह से इससे टॉलरेंस जीन्स जो हमारे पास होती हैं दैट अलाउ फॉर सेफ पैसेज थ्रू द स्टमक, ठीक है. इसके अलावा इन्वेजन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है, उसको ये अफेक्ट करता है. इससे टॉलरेंस जीन्स को अफेक्ट करता है, ठीक है, जो हमारे पास स्टमक की सेफ पैसेज को बनाती हैं, ठीक है. सो ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है? सैल्मोनेला टाइफी. एक तो ये इससे टॉलरेंस जीन्स को इफेक्ट करेगा, इसके अलावा ये इंटेस्टाइनल सेल्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करेगा, ठीक है. एंड इसका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए. अब ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं. ये हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से आपको पेशेंट की कोटेड टंग नज़र आ सकती है, ठीक है. इसके अलावा पेशेंट में हिपैटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिल सकती है, स्प्लीन भी लार्ज और लिवर भी लार्ज, ठीक है. फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, इसके अलावा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है. चिल्स होंगे साथ, वॉमिटिंग, रोज स्पॉट्स, ठीक है, ये रैशेज़ आपको इस तरह से नज़र आ सकते हैं पेशेंट पे, पेशेंट की बॉडी पे. स्वेटिंग हो सकती है, माइल्जियाज हो सकते हैं, ठीक है. सो ये भी वही टाइफॉइड फीवर की प्रेजेंटेशन है. लार्ज लिवर एंड स्प्लीन, रैशेस ऑन बॉडी, अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, वाइट कोटिंग ऑन द टंग, ठीक है.
इस पिक्चर में देख लें वही दोबारा से सिम्टम्स बताया हुआ है। हाई फीवर दैट इंक्रीजेज कंसिस्टेंटली, ठीक है, मतलब देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। पेशेंट का जो टेम्परेचर है ना वो कभी भी बेसलाइन को टच नहीं करता इन केस ऑफ टाइफॉइड फीवर, ठीक है। स्टेप लैडर पैटर्न जो है वो होता है फीवर का, ठीक है। हेडेक होती है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या डायरिया हो सकती है, इसके अलावा स्टमक पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अभी आप देखें इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम 5 to 21 डेज़, ठीक है। और उस दौरान आपको जो है वो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट जो है ना सिर्फ कंप्लेन करेगा, ठीक है। बाद में फिर इट इज़ फॉलोड बाय फीवर के साथ आपको आफ्टर 1 वीक आपको देखने को मिलेगा लाइक हेडेक, मायल्जियाज या मेलीज, एनोरेक्सिया, आर्थ्राल्जिया, कफ, सोर थ्रोट, ठीक है। ये सिम्टम्स होंगे विद फीवर, ठीक है। फिर जो सिस्टेमिक सिम्टम्स होंगे दे वुड अपेयर, ठीक है। सिस्टेमिक टॉक्सीमिया होगा जिसमें आपके पास डिफरेंट न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस लाइक साइकोसिस, कन्फ्यूजन के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, कोराइजा यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, कफ, सोर थ्रोट, चेस्ट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। सो ये वाले सिम्टम्स भी सारे आएंगे। अब ये जो हमारे पास सिम्टम्स है ना दीज रिजॉल्व द टेक अबाउट 2 to 4 वीक्स, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख लें, इसमें हमारे पास सारी मैनिफेस्टेशन काफ़ी क्लियरली बताई हुई है। जैसे पेशेंट को 101 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, स्टेप लैडर पैटर्न है फीवर का, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, बेसलाइन को टच नहीं करता, माइल्जियाज है पेशेंट को, डायरिया कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, एब्डोमिनल पेन है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। आपको पता होना चाहिए जो पेशेंट होता है ना टाइफॉइड फीवर का उसमें होता है आपके पास रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे फीवर इंक्रीज़ करता है विद एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, आपके पास क्या होता है कि आपकी जो बीट्स पर मिनट है ना वो एटलीस्ट 10 बीट्स पर मिनट जो है आपका पल्स रेट इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ इस केस में क्या होता है विद राइज इन टेम्परेचर हमारे पास जो पल्स रेट है वो ड्रॉप करेगा, ठीक है। मतलब होना तो ये चाहिए कि फीवर के साथ टेकिकार्डिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। देन रोज स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, रैशेज होंगे, ठीक है, वॉमिटिंग, कोटेड टंग होगी, मलेज, हेडेक, चिल, स्वेटिंग, ठीक है। फिर ये हमारे पास टाइफॉइड फीवर की डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। अब डायग्नोसिस में आपको पता होना चाहिए जो मेन हमारे पास टेस्ट होता है ना जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ ब्लड कल्चर, ठीक है। ये ड्यूरिंग द पेशेंट्स प्रेजेंटिंग सिम्टम्स किसी भी टाइम पे अगर वो आता है आपके पास ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक है, कभी भी वो आए उसके दौरान आप ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन बाकी जो टेस्ट है ना वो किसी वीक में पॉजिटिव होते हैं, किसी वीक में नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। किसी वीक में उनको करवाना ठीक रहता है लेकिन किसी वीक में वो उनके इतने स्पेसिफिक रिजल्ट्स नहीं होते, ठीक है। लाइक ब्लड कल्चर तो 1 to 4 वीक्स तक आप करवा सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा अगर पेशेंट को टाइफॉइड फीवर होगा। एंटीजन टेस्ट या विडाल टेस्ट, विडाल तो अब ऑब्सलीट है, ठीक है, तो ये आप सेकेंड वीक में करवाते होते थे, ठीक है। इसका टेस्ट हमेशा सेकेंड वीक में अगर पेशेंट आपके पास आया है प्रेजेंटिंग सिम्टम्स उसकी सेकेंड वीक है, ठीक है, फिर ही सिर्फ पॉजिटिव आएगा। अगर पेशेंट थर्ड वीक में है, फोर्थ वीक में, फिर विडाल टेस्ट हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है। अच्छा, अगर थर्ड वीक के में आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया है विद सिम्टम्स तो फिर स्टूल कल्चर सिर्फ पॉजिटिव होगा, फोर्थ वीक में सिर्फ यूरिन कल्चर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टेस्ट हैं, आप विडाल टेस्ट करवा सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट ये 90% इफेक्टिव है, देन यूरिन कल्चर, उसके बाद ये फीसेस वाला स्टूल कल्चर वगैरह आप करवा सकते हैं, और ब्लड कल्चर की 80 to 90% जो है वो इफेक्टिविटी है, सेंसिटिविटी है, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। अब हम केस डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट फीवर का। तो हमारे पास पेशेंट जो है ना बेसिकली आएगा विद द कंप्लेन ऑफ फीवर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फ़ीवर का रूल आउट करना है, कोई फोकस तो नहीं है, मतलब उसको फ़ीवर के साथ कोई फोकल, आपने देखना है कि आपके पास पेशेंट का जो फ़ीवर है दैट इज़ बेसिकली फोकल फ़ीवर या नॉन फोकल फ़ीवर, ठीक है। अगर फोकल फ़ीवर होगा तो जाहिर है फ़ीवर के साथ उसको या तो उसका गला ख़राब होगा, उल्टियाँ हो सकती हैं, उसको नाक बह सकता है, उसको मोशन लगे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब देयर कैन बी डिफरेंट कॉजेज़ अलॉन्ग विथ फ़ीवर, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है फ़ीवर के साथ तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉन फोकल फ़ीवर, ठीक है। अब नॉन फोकल फ़ीवर में हमारे पास फर्दर 3 चीज़ें आ जाती हैं। हमने 3 चीज़ों में मतलब मलेरिया, डेंगू एंड टाइफॉइड में से अब रूल आउट करना है कि कौन सा जो है वो कॉज है नॉन फोकल फीवर का, ठीक है। सो इस तरह से हमने पेशेंट की फ़ीवर की हिस्ट्री ले लेनी है।
देन हम देखेंगे कि मलेरिया में जो पेशेंट होता है ना, उसका जो फ़ीवर होता है दैट इज़ सडन ऑनसेट, वेयर इज़ मैंने आपको बताया टाइफॉइड में जो पेशेंट होता है ना, उसका फ़ीवर होता है ग्रेजुअल ऑनसेट के साथ, आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंक्रीज़ होता है, मुसलसल बढ़ता रहता है, स्टेप लैडर पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन मलेरिया में इंटरमिटेंट पैटर्न होता है, ठीक है, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो बुखार हो रहा होता है, ठीक है। फिर हम टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो टेस्ट मैंने आपको बताया था, ब्लड कल्चर इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। फर्स्ट वीक में मोस्टली अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं ना तो वो कोई पॉजिटिव वगैरह नहीं आता। सेकेंड वीक में आप करवाएंगे तो बोन मैरो कल्चर पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड वीक में आप करवाएंगे तो स्टूल कल्चर पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्थ वीक में करवाएंगे तो यूरिन कल्चर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन थ्रू आउट किसी भी टाइम अगर आप कोई टेस्ट करवा सकते हैं और उससे टाइफाइड फीवर को डायग्नोज कर सकते हैं तो दैट इज़ ब्लड कल्चर, ठीक है। ब्लड कल्चर आप 1 to 4 वीक्स में किसी भी टाइम करवाएंगे तो वो पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है, अगर पेशेंट को टाइफाइड फीवर होगा तो, ठीक है। अब आपने याद रखना है ब्लड कल्चर करवाने से पहले एटलीस्ट 48 आवर्स पहले जो है ना आपने एंटीबायोटिक्स को रोक देना है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एंटीबायोटिक्स नहीं रोकेंगे तो एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया को किल कर देंगे, ठीक है। तो फिर ब्लड कल्चर करवाने का तो फ़ायदा ही नहीं है, आपके पास बैक्टीरिया का तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपने ब्लड कल्चर करवाने से 48 आवर्स पहले जो है वो एंटीबायोटिक्स अगर कोई पेशेंट को आपने स्टार्ट करवानी है तो वो रोक देनी है, ठीक है। देन हम CBC टेस्ट करवा सकते हैं। CBC में आपके पास न्यूट्रोफिल्स भी कम होंगे, ठीक है, एंड इसके अलावा WBCs भी लेस देन 4000 होंगे, लेकिन लिम्फोसाइट्स रेज्ड होंगे दैट वुड बी मोर देन 40%, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रोपीनिया होगा और 7 WBCs लेस देन 4000 होंगे, लेकिन लिम्फोसाइट्स रेज्ड होंगे, ठीक है, इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। उसके बाद जब आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो एक तो पेशेंट की टंग कोटेड होगी, ठीक है। जब आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस पर आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगैली मिल सकती है। इसके अलावा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको पेशेंट पे रोज स्पॉट्स मिल सकते हैं, ठीक है, एंड रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ टाइफाइड फीवर, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन जो है ना 7 डेज़ के लिए देते हैं OD में, ठीक है। और शुरू में पहले इस तरह से ट्रीट करेंगे कि फ़र्स्ट 3 डेज़ जब आपके पास पेशेंट आया है तो आपने पहले 3 दिन सेफ्ट्राइजोन 1 ग्राम IV BD में पेशेंट को देनी है। उसके बाद फिर आप पेशेंट को औरल एजिथ्रोमाइसिन पे OD में 7 डेज़ के लिए कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये केस है। अब वही मैंने आपको बताया पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, फ़ीवर है, ग्रेजुअल इन ऑनसेट है, स्टेप लैडर पैटर्न है और कॉन्टीन्यूस फीवर है, ठीक है। अब इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स ये होंगे कि पेशेंट माइल्ड एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करेगा और कॉन्स्टिपेशन भी साथ हो सकती है पेशेंट को ड्यू टू पाइप पैचेस जो कि इन्फ्लेम्ड होंगे, ठीक है, उसकी वजह से। देन एग्जामिनेशन पे आप देखेंगे पेशेंट को 101 तक फीवर हो सकता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा, टंग कोटेड होगी, एब्डोमिन जब आप पैल्पेट करेंगे स्पीनो हेपेटोस्प्लीनोमेगैली रोज स्पॉट्स वगैरह नजर आएंगे। लैब्स में मैंने आपको बताया CBC करवाएंगे तो उस पर आपको ल्यूकोपीनिया एनीमिया वगैरह देखने को मिल सकता है। WBCs लेस देन 4000 होंगे। ब्लड कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये आप करवा लेंगे, ठीक है। अब आपने इसमें कोई विडाल टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है कि आप वही मैंने आपको बताया कि पहले आप सेफ्ट्राइजोन 3 दिन के लिए देंगे IV BD में। हम हमेशा सेफ्ट्राइजोन BD में इसलिए देते हैं क्योंकि इसकी डोज होती है 1 ग्राम BD, एडल्ट डोज की एडल्ट डोज है, ठीक है। अब होता ये है कि इसकी हाफ़ लाइफ होती है 12 आवर्स, तो इसलिए फिर हमें 2 बार देना पड़ता है, ठीक है, मतलब एक बार सुबह एक बार शाम को, ठीक है। तो इसीलिए फिर 3 डेज़ के लिए हम IV ट्रीटमेंट करवाते हैं विद सेफ्ट्राइजोन BD में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। अब एजिथ्रोमाइसिन आपको पता है कि इंडायरेक्ट फीवर में इट इज़ प्रेफर्ड या फिर इट इज़ प्रेफर्ड इन वायरल इन्फेक्शन, तो इसलिए आपने एजिथ्रोमाइसिन हर दूसरे इन्फेक्शन में जो है वो नहीं देना शुरू कर देंगे ताकि पेशेंट को रेजिस्टेंस ना डेवलप हो जाए। कीप इट फॉर सवेयर केसेस लाइक इंडायरेक्ट फीवर और इस तरह, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डोज़ ये है कि 500 mg OD में आप देंगे, ठीक है, और ये 7 डेज़ के लिए आपने फिर फर्दर कंटिन्यू करवाना है आफ्टर IV सेफ्ट्राइजोन, ठीक है। और पीड्स की पीडियाट्रिक डोज है 10 mg पर kg, ठीक है, और ये ब्रांड नेम्स में अवेलेबल है लाइक सिरापेजिटमा, आर्जोमेक, जाइटो या जेंथ्रो, ठीक है। बच्चा अगर आपके पास 10 किलो का है तो फिर आप 1 टीस्पून फुल उसको पिलाएंगे। अगर 15 किलो का है तो 1.5 टीस्पून फुल आप उसको पिलाएंगे, या अगर 20 किलो का है तो 2 टीस्पून फुल आप उसको OD में पिलाएंगे फॉर 7 डेज़, ठीक है।
और सेफ्ट्राइजोन पीडियाट्रिक डोज उसकी ये है कि आपने पीड्स में इसकी डोज़ होती है 50 mg पर kg, 20 to 50 mg पर kg डिवाइडेड डोज़ होती है बीडी में, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था। अब इसमें अगर पेशेंट जो है वो आपके पास 1 kg का है तो 50 mg जो है वो जाएगी, इसकी डोज़ बनती है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट 10 kg का है तो आपके पास 500 mg जो डोज़ है वो बीडी में देंगे, मतलब 250 mg सुबह, 250 mg शाम को। अब आपने याद रखना है कि जो सेफ्ट्राइजोन होती है ना बच्चों में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में इसकी डोज़ होती है 50 mg पर kg, ठीक है। अगर बच्चा जो है उसको मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस है तो फिर इसकी डोज़ होगी 100 mg पर kg। अगर पेशेंट एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड फीवर के साथ है या सेप्सिस के साथ है तो फिर इसकी डोज़ हो जाती है 70 to 80 mg पर kg, ठीक है। चलें, अब मैंने आप एंटीबायोटिक्स में 2 मेन बता दी। इसके अलावा आप एजिथ्रोमाइसिन के अलावा सेफेज़ीन भी पेशेंट को दे सकते हैं आफ्टर आईवी ट्रीटमेंट विद सेफ्ट्राइजोन, ठीक है। इसमें आपके पास एडल्ट डोज होती है 400 mg ओडी, बेसिकली सेफेज़ीन हम 400 mg ओडी में देते हैं, लेकिन एंटेरिक फीवर में हम सेफेज़ीन जो है वो 400 mg बीडी में देंगे, ठीक है। और बच्चों की इसकी डोज़ है 10 mg पर kg बीडी में, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, डेविडसन में लिखा हुआ है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड फीवर इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेकिन क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो इसलिए फिर हम बाकी एंटीबायोटिक्स इसमें आपके पास पहले सेफ्ट्राइजोन से आईवी ट्रीटमेंट दे के 3 दिनों के लिए फिर हम एजिथ्रोमाइसिन पे आ जाते हैं, ठीक है, या सेफेज़ीन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम फ्लोरोक्विनोलोन्स भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर हमें 7 डेज़ के बजाय 14 डेज़ के लिए देना पड़ता है। और वैसे भी अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन्स देते हैं तो उसकी वजह से जो एंटीपायरेटिक अफेक्ट है वो फिर 4 डेज़ बाद उसका आता है, ठीक है। तो फिर इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन या सेफेज़ीन में से कोई स्टार्ट करवा दें। अच्छा, एंटीपायरेटिक में आपको इसी भी पैरास्टामोल दे सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी में सेफ़ है। और ये जितनी एंटीबायोटिक्स मैंने आपको अभी तक बताई हैं दीज ऑल आर सेफ़ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये एजिथ्रोमाइसिन, सेफेज़ीन, सेफ्ट्राइजोन ऑल आर सेफ़ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। एंटीपायरेटिक अगर पैरास्टामोल दे रहे हैं तो ये भी सेफ़ है प्रेगनेंसी में। फिर एंटीमेटिक्स अगर वॉमिटिंग है पेशेंट को तो आइट्रोप्राइड या डोम्पेरिडोन आप दे सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी सेफ़ है। एपेटाइजर्स में सिरोप्लाइजोपेट दे सकते हैं आप। इसकी डोज़ ये है कि अगर पेशेंट जो है वो ग्रेटर देन 5 ईयर्स है, 5 साल से बड़ा है, तो फिर इसकी 2 टीस्पून फुल बीडी में आप देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो 5 साल से छोटा है तो फिर आप 1 टीस्पून फुल बीडी में देंगे, ठीक है। साथ में आपने पेशेंट को काउंसिल कर देना है कि आपको टाइफॉइड का बुखार है जिसमें आंतों की सोजिश हो जाती है, ये बुखार 5 दिन में ठीक होगा, रोटी बंद करें, दलिया खिचड़ी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हमारे पास ना इसकी वैक्सीन होती है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन आप हमेशा पेशेंट को करवाएंगे 2 वीक्स आफ्टर यू हैव ट्रीटेड द टाइफॉइड, ठीक है। कभी भी एक्यूट इन्फेक्शन या फीवर के दौरान आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। अब इसकी वैक्सीन का नाम होता है कैप्सूल विवोटिफ। ये आपने एक डे 1 पे देनी होती है, फिर डे 5 पे एंड देन 5th डे पे, ठीक है। और इसकी इम्यूनिटी होती है फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैप्सूल विवोटिफ, मैंने ऐड शायद नहीं किया, चलिए। हाँ, कैप्सूल विवोटिफ ऐसे है, इसका आपके पास जो आप गूगल करके देख लीजिएगा, कैप्सूल विवोटिफ इज़ वैक्सीनेशन, ठीक है, जो कि अवेलेबल है इसकी। एंड ये 3 ईयर्स के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। 2 वीक्स आफ्टर टाइफॉइड, ठीक है। एंड आपने जो है टाइफॉइड का ट्रीटमेंट जब आपने दे दिया 2 वीक्स के बाद फिर आपने पेशेंट को वैक्सीनेशन करवानी होती है। अच्छा, मैं ऐसा करूँगी कि जब PDF नोट्स आपको ग्रुप में शेयर करूँगी ना तो उसमें फिर ये इसकी पिक्चर बना के जो है वो नोट्स में ऐड करके तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी ग्रुप में, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए हों इस सारे OPD के सीरीज़ के तो दीज आर पेड नोट्स, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 14 अगस्त से पहले इसकी प्राइस है 1500 रुपीज़, ठीक है। आफ्टर 14 अगस्त दीज वुड बी 2000 रुपीज़। एंड ये वैसे भी आपके पास सारी जो जनरल बेसिक OPD है ये मैं इंशाल्लाह कवर करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में आपके पास क्या है कि एंटेरिक परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। अगर आपने इसको फ़ौरन ट्रीट ना किया, इसको डिले किया, इसके ट्रीटमेंट को डिले किया तो फिर इससे एंटेरिक परफोरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से फिर आपको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी या और एलियोस्टमी वगैरह करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर पेशेंट आपके पास आता है विद रिकरेंट टाइफॉइड फीवर तो आपने फिर उस केस में पेशेंट का कल्चर मस्ट करवाना है, ठीक है।
और उसके गॉल ब्लैडर में क्योंकि रेजर्वायर्स हो सकते हैं तो आपने उसको कोलिसिस्टेक्टमी भी रिकमेंड करवानी है और एक बार सर्जन से रिव्यू भी करवा लेना है, ठीक है। अभी हमारे पास केस है एंटेरिक फीवर का। पेशेंट है 40 ईयर्स ओल्ड मेल, मोहम्मद एहसन, ठीक है। इनका आप देख सकते हैं 94 बीट्स पर मिनट इनका पल्स रेट है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इनका टेम्परेचर है, ठीक है। बाकी कोमॉर्बिड्स नहीं है इनको कोई, वाइटली इनका बीपी वगैरह वैसे स्टेबल है, सैचुरेशन भी ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट भी ठीक है। कंप्लेन इनकी ये है कि फ़ीवर है इनको 5 दिनों से, ग्रेजुअल ऑनसेट का, ऐसा कोई कफ वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये फ़ीवर बेशक कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है लेकिन बिल्कुल मतलब डिसअपेयर नहीं होता, ठीक है। मतलब बेसलाइन को टच नहीं करता, ग्रेजुअल, क्योंकि इसकी मतलब कॉन्टीन्यूस फैशन है तो ये कॉन्टीन्यूसली रहता है। इन केस ऑफ एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड फीवर आपके पास कॉन्टीन्यूस पैटर्न होता है फीवर का, ठीक है। एग्जामिन जब आपने किया तो पेशेंट की कोटेड टंग थी, बाकी इसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन जो है वैसे नॉर्मल है सच, लेकिन मैंने आपको बताया एंटेरिक फीवर के केस में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी हो सकती है, ठीक है। फिर पेशेंट को आपने क्या किया, IV लाइन पास करवा के इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन 1 ग्राम IV स्टार्ट में एक बार लगवा दिया, ठीक है, जब आपके पास वो आया। उसके बाद फिर डिस्चार्ज पे आपने लिख दिया कि आपने इंजेक्शन सेफ्ट्राजोन 1 ग्राम BD में सुबह शाम 5 दिन आके लगवाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 दिन करने, 3 दिन लगवाने। उसके बाद फिर आपने उससे कहना है कि ये टैबलेट एजिथ्रोमा जो एजिथ्रोमाइसिन है 500 mg OD में स्टार्ट कर लेनी है, साथ आपने टैबलेट पैनाडोल दे देनी है और सिरप लाइजोडी है 7 डेज़ के लिए आपने पेशेंट से कहना है कि आपने ये लेना है, ठीक है। फिर रोटी काउंसिल ये करना है कि रोटी बंद कर दें, दलिया साबूदाना खिचड़ी इस्तेमाल करें, दवा बिला नागा लें, पेट में दर्द की सूरत में फ़ौरन अस्पताल से रजू करें, ठीक है। अब ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके पास एंटेरिक फीवर की, जिसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, निमोनिया, परफोरेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मायोकार्डाइटिस या एंडोकार्डाइटिस, किडनी या ब्लैडर इन्फेक्शन एंड कन्फ्यूजन, हेल्यूसिनेशन हो सकते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी टाइफॉइड फीवर की जिसमें सर्जिकल जो है वो ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। इसमें एक तो पैराटाइटिस हो सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड हैमरेज हो सकता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस या पैरालिटिक IES और काइटिस, पैराइटिस, सिस्टाइटिस, रिटेंशन ऑफ यूरिन, एम्पाइमा, आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। अब किस तरह से आपने टाइफॉइड को प्रिवेंट करना है, तो टाइफॉइड को प्रिवेंट करना है बाय वॉशिंग योर हैंड्स या बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, ठीक है। बॉइल्ड वाटर आपने यूज़ करना है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जब भी आपने खाना है तो उससे पहले उनको धोना लाजमी है और पेशेंट को वैक्सीन लाजमी करवानी है, ठीक है। देन ये आपके पास, हाँ ये मैंने ऐड की हुई है पिक्चर, ये देखें, ये है आपके पास पिक्चर ऑफ वैक्सीन, ये कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। टाइफॉइड वैक्सीन है ये लाइव ऑरल टाइप 21A है, विवोटिव के नाम से आती है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली वैक्सीन, ऑरल वैक्सीन्स, ठीक है, ऑफ टाइफॉइड फीवर। ये आप देते हैं जैसे मैंने आपको बताया एट डे 1, 3 एंड 5। अच्छा, ये आपके पास समरी है एंटेरिक फीवर की। व्हाट इज़ इट, दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड फीवर। एंटेरिक फीवर इज ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड फीवर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से होता है, ठीक है। टाइफॉइड फीवर वाला केस आज हमने डिस्कस किया, पैराटाइफॉइड फीवर भी इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू सैल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है। कलेक्टिवली इनको हम एंटेरिक फीवर का नाम देते हैं। अब कॉजेज़ क्या हैं, बैक्टीरिया है, कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन। सिम्टम्स क्या है, फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, रैश, वीकनेस, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट। किस तरह से डायग्नोज करेंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर इसके अलावा ब्लड कल्चर करवा लेंगे, बोन मैरो कल्चर, विडाल टेस्ट, स्टोन एंड यूरिन कल्चर जो है वो भी करवा सकते हैं। विडाल टेस्ट इज़ ऑब्सोलीट नाउ, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि आप इतना ये नहीं आप करवाया जाता विडाल टेस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में आप एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राजोन, फ्लोरोक्विनोलोन्स डिपेंडिंग ऑन द लोकल रेजिस्टेंट पैटर्न्स आप दे सकते हैं पेशेंट को। सपोर्टिव केयर में आपके पास हाइड्रेशन है, न्यूट्रिशन और फीवर मैनेजमेंट आपने करनी है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से क्या हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, इंसेफेलोपैथी, इंटेस्टाइनल हैमरेज हो सकता है। प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, फूड और वाटर सेफ़ आपने यूज़ करना है, वैक्सीन करवा लेनी है और प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये केस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज प्लीज़ डू शेयर विद ऑल योर फेलोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।